जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये आजमगढ़ की है। आजमगढ़ में एक होटल है जहाँ पर एक युवा कपल जाता है, फिर उसके साथ क्या हो जाता है ये बड़ी एक अजीब सी दास्तान रही जो लोगों के बीच अभी तक नहीं आई, लेकिन जिन्होंने भी इसके बारे में सुना उसको लगा कि यार कुछ तो अजीब था। अच्छा। लोग आजमगढ़ जाने से डरने लगे। कारण मैं बताता हूँ कहाँ से हुआ। दरअसल एक कहानी है, एक तोंदा नाम का गाँव लगता है, वहाँ पर दो अभी नए नवविवाहित जो शादी होती है कपल थे। इन कपल के अंदर एक चीज़ थी कि हम दुनिया देखेंगे, सब कुछ जानेंगे, देश विदेश देखेंगे, कैसे लोग रहते हैं, हर तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बड़ी आदत थी इनके अंदर। दरअसल इनका जो आदमी था इसका नाम विवेक था और जो इनकी औरत यानी कि इनकी वाइफ शांति नाम था। दोनों ने प्लान बनाया कि आजमगढ़ होकर आते हैं और आजमगढ़ के आगे एक जगह लगती है कोकोंडा, वहाँ चलते हैं और थोड़ा सा देखेंगे, हनीमून भी हो जाएगा और अपन लोग घूम भी लेंगे। और थोड़ा उनकी उसी जगह पर जो गांव का मैं नाम ले रहा हूँ उसके 5 किलोमीटर दूर पर उनकी मौसी रहती थी। तो बोले कि वहाँ जाएंगे, इसी बहाने मौसी से भी मिल लेंगे, बहुत समय हुआ मिले नहीं और आज़ादी वाला भी था तो लड़ाई झगड़ा हमेशा रहती थी तो आना जाना भी कम रहा। तो दोनों ने सोचा चलो चलते हैं, चलना होता है। आजमगढ़ पहुँचते हैं, कैसे गए ये भी अपनी एक कहानी है। चलते चलते जब आजमगढ़ पहुँच जाते हैं रात का समय होता है। चल के गए थे? नहीं, चल के मतलब कि इनके पास से कई सारे साधन पहले चला करते थे, किसी का सपोर्ट ले लिया, किसी की गाड़ी बग्घी पहले चला करती थी, थोड़ी बग्घी पकड़ ली, थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी पकड़ ली, इस तरीके से एक दूसरे का पलायन हुआ करता था। कुछ रास्ता कवर कर ली खुद पैरों से, आजकल तो कोई इंसान नहीं चलता, पहले के जाते थे। आजमगढ़ पहुँचते हैं, लेकिन धीरे धीरे शाम होने लगी। 6 से 7 बजे का समय था। शांति विवेक से बोली कि लगता है तुम्हें कि हम लोग पहुँच जाएंगे? बोला नहीं, तो रात में पैदल चलना पड़ेगा। बोले हाँ। दोनों ने आपस में हिम्मत जुटाई और चलते चलते 10 बजता है, 11 बजता है, 12 बजता है, रात होने को है। दूर दूर तक कोई नहीं, बीच में बबूल के जो पेड़ होते हैं उनके जंगल बने हुए हैं, उन जंगलों से किसी का आवागमन नहीं है। यूँ कहें कि साए साए की आवाज़ करती हुई वो काली रात जब आपके ऊपर से गुजरती है तो आपको महसूस होता है कि शायद इस जगह सही नहीं है। कोई एक ऐसा ठिकाना मिल जाए, ठहराव मिल जाए जहाँ पर रुक जाऊँ अगर, तो ये जो अधूरी सी रात है ये अगर ख़त्म हो जाए, जब किरण निकले सूरज की तब निकलो तो मुझे अच्छा महसूस हो। यही चीज़ इनके अंदर महसूस हो रही थी। अच्छा, इनकी किस्मत भी बड़ी अच्छी थी। थोड़ी ही दूर जाते हैं तो इनको कुछ जलने की जो उजाला होता है वो दिखाई पड़ता है। घनघोर रात और उस जंगल नुमा सड़कों पर आपको अगर उजाला दिखाई पड़ जाए तो आपकी इच्छाएं वहाँ पर जाने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। ये वहाँ पर गए तो देखा कि वहाँ पर कोई सराय है। सराय मतलब आजकल का होटल। तो देखा कि वहाँ के एक सरदार जी थे जो लोगों का बड़ा ख्याल रखते थे कि अगर कोई आ जा रहा है और इस जंगल में कहाँ ही किसी के पास कोई रहने का ठिकाना होगा तो मैं एक सराय बना लेता हूँ। सराय में लोग आएंगे, रुकेंगे, अपनी रात या दिन काटेंगे कुछ वक्त के लिए, फिर अपना जैसे उनका सही समय हो जाता वहाँ से निकल जाएंगे। ये मानसिकता पंजाबी की थी। अच्छा, पंजाबी बुजुर्ग थे तो कुछ समय पहले भी उनकी मृत्यु उसी सराय में हो गई थी। अच्छा। तो इस तरीके से उनके यहाँ कोई मतलब रहता नहीं था, कोई स्टाफ था नहीं। वहाँ पर एक लड़का काम करता था जगधर नाम का, दरअसल किसान का लड़का था और रात का समय था तो वो वहीं पर था। 11, साढ़े 11, 12 के आसपास था। तो ये लोग पहुँचते हैं तो खटखटाया। बाहर जैसे आपका सराय बना होता है उसके किनारे किनारे लकड़ियों से दरवाज़ा बना होता है जिसको चौपाल बोला जाता है। चौपाल तो लोग लगाते हैं, लेकिन किनारे किनारे बाड़ियों से किसी चीज़ को सुरक्षित कर दिया जाए तो उसको चौखंटा बोला गया। वहाँ पर ही गेट लगे हुए थे जो कि बांस के बने हुए थे। इनको लगा कि शायद किसी का घर है तो एक बार खटखटाएं तो हो सकता हो कि मुझे रहने का ठिकाना मिले। तो खटखटाया, वहाँ से वो लड़का आया जगधर इनको देखता है, क्या बात है? बोला कि मुझे यहाँ पर रहना है। तो बोले कि रहना तो है, लेकिन ये जो समय हो चुका है समय पर हम लोग किसी को आने नहीं देते हैं। तो बोला कि अब क्या करें, अब रात बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी मदद हो जाए भैया तो बड़ा पुण्य का काम होगा। और हम लोग भी बहुत दूर से चलते चले आए हैं, ना कोई रहने का ठिकाना है, खाना भी खा नहीं पाए, पानी पीने की इच्छा है। अगर आपकी इच्छा हो, मनसा हो तो मुझे एक रात बस थोड़ी दूर 4-5-6 घंटे के लिए मुझे यहाँ पर रहने लीजिए। तो जगधर भी थोड़ा सा अच्छा आदमी था, वो लोगों की मदद करता था और अपना अकेले रहता था। उसने बोला कि अकेले से 2-4 और सही, 2 लोग और होंगे, 4 बातें होंगी, इसी बहाने हलचल मची रहेगी रात में, उनको बुला लेता था। ठीक है, अच्छा आप रहो, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर कई सारे कमरे बने हैं। इस कमरे में जो मैं आपको कमरा दे रहा हूँ वहाँ थोड़ी ही दूर पर वॉशरूम है। तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको रहना है, कैसे क्या करना है। लेकिन बस याद रहे कि जो शौचालय है, वॉशरूम है, जब भी आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आप अकेले नहीं करोगे। अच्छा। क्योंकि 2 लोग हो तो 2 में से दोनों लोग चले जाना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो शांति बोली भैया जगधर ऐसा का है? तो जगधर बोला कि आपको रहना हो तो रहो, मैंने आपको बता दिया, सचेत करना मेरा काम है।
क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल के जो समाज में जिस तरीके से वारदातें हुई, उस जगहों को देखते हुए आपकी सेफ्टी के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा। तो शांति बोली ठीक है भैया। शांति और विवेक ये दोनों लोग जाते हैं कमरे में और देखते क्या है कि कमरा जो है बड़े दिनों से जैसे खोला ना गया हो, अजीब सा कमरा है। एक होती ना मिट्टी की दुर्गंध जो आपको कचोटती है। एक मिट्टी जब पहली बारिश की सुगंध होती है वो आपको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो सीलन से भरी मिट्टी की दुर्गंध होती है वो आपको बड़ी अजीब सी लगती है, जैसे कोई ख़त्म हो गया हो वहाँ पर, जैसे कोई जानवर सा हो जो मर गया हो वहाँ। इनको अजीब सा लगा। इन्होंने बोला जगदर से, भैया यहाँ गंध बहुत ज़्यादा आ रही है, तो क्या हमें कोई दूसरा कमरा मिल सकता है? तो जगदर बोलता है भैया कोई और कमरे हैं नहीं खाली, सारे कमरे बंद हैं, यही कमरा खाली है, इस कमरे को आप ले लो, वरना आप यहाँ पर हॉल पड़ा हुआ है, यहाँ पर चाहो तो लेट जाओ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा विवेक पता नहीं क्यों, जो ये लड़का था जगधर, ये विवेक जगधर के अंदर कुछ देख रहा था कि ये हड़बड़ा रहा है कोई बात बताने में, जैसे कि कोई अपनी बातों को बताना चाह रहा हो लेकिन फिर भी बता ना पा रहा हो, कुछ अधूरी जानकारी देकर कुछ अधूरी चीज़ें अपने अंदर रख रहा हो। तो विवेक ने जगदर से पूछा कोई बात है क्या, कुछ बात हो तो साफ बता दो। बोला नहीं भैया आप आराम से लेटिए। उस समय पैसे नहीं चलते थे, इंसान का व्यवहार चलता था, और व्यवहार अच्छा हो इंसान का तो एक दूसरे के साथ बात भी बनती थी। विवेक आकर शांति से बोलता है कि यार पता नहीं कुछ अजीब लग रहा है मुझको जगदर, रहा जाए कि नहीं रहा जाए। तो शांति बोली अब रात है क्या करें, चलो रह ही लेते हैं फिर देखा जाएगा। तो वहाँ पर एक चौपाल पड़ी हुई थी, पहले के ज़माने में खटिया बोला जाता था, वो खटिया पड़ी है, उस पर आपको रहना है। इन लोगों के पास वही चादर वादर था जो रास्ते में बिछा कर बैठ जाते थे, उसी को उस पर बिछाया। थोड़ा सा जो पानी वानी होता है जगधर आता है देने के लिए, पानी देते हैं, पीते लेटते हैं। रात बढ़ती जाती है, 12 बजता है, धीरे धीरे 1 बजता है, धीरे धीरे 2 बजता है। तो शांति कहती है कि विवेक से कि क्या साथ मेरे चलोगे वॉशरूम तक? बोला इतनी रात? बोला हाँ चलो। तो विवेक बोलता ठीक है, उठता है। तो शांति बोलती तुम बाहर बैठे रहो मैं आ रही हूँ। अंदर वॉशरूम के अंदर जैसे ही शांति जाती है, दरवाज़ा खोला, वो वॉशरूम नहीं था। उस वॉशरूम के अंदर कुछ तो अजीब था। जैसे उसने दरवाजे को ओपन किया, वहाँ पर कुछ जैसे कि उसको कोई काट ले, कोई बाल पकड़ कर खींच दे, जैसे हाथ निकला एकदम से और किसी ने उसके बाल को जैसे पकड़ के झपट्टा मारा, चिल्लाया बहुत तेज हुआ। तो विवेक आवाज दी। विवेक जैसे अंदर गया तो उसने देखा कुछ नहीं। बोला क्या हुआ? शांति बोली कि यहाँ लगा ऐसा कि किसी ने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे खींच दिया। नहीं कुछ भी नहीं। विवेक कहता मैं बाहर बैठा हूँ, थक गई हो ऐसा लगता है कि इसलिए थोड़ा दिमाग पर शांत बनाओ, सोच जाओ कर लो, फिर मैं आ जाओ तुरंत। शांति जाती है वॉशरूम, जो भी अपना नहाना धोना वॉशरूम वगैरह करना होता करती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे कि जो वो है वहाँ पर वो अकेली नहीं है, कोई और भी उसके साथ उसको वो सब करते हुए निहार रहा है, जैसे कि कोई उसका अपना बनने की कोशिश कर रहा हो, उसके साथ रहने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हो। कुछ उसको आभास हुआ और वो जल्दीबाजी में उठती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती तो देखती विवेक नहीं है, विवेक कहीं गायब हो गया है। अब विवेक है कहाँ ये किसी को नहीं पता। वो उसी कमरे में, जिस कमरे में विवेक और शांति रह रहे थे, उस कमरे में जाती शांति बोलती विवेक विवेक, तो दूर दूर तक विवेक है। अब शांति को लगा ये कहाँ जा सकता है, जबकि जगधर ने तो बोला था कि एक साथ रहना, और विवेक अभी था मेरे साथ और ये अचानक गायब कहाँ से हो गया। बाहर निकली, देखा कि जगधर भी नहीं। आवाज देती रही कोई है कोई है कोई है, लेकिन इन आवाज़ों का जैसे कि कोई जवाब देने के लिए बना ही ना हो। दोनों गायब, कोई नहीं। पूरा का पूरा सराय यानी होटल एकदम सुनसान। वो रात की जब इतनी शांति, जब साए 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 की हवा और हल्की सी बारिश होना शुरू होती है, तो बारिश की जो बूंदें छन 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 बाहर गिर रही हैं, और अचानक आंधी की तड़तड़ाती हुई बिजली की आवाज़, और शांति के आसपास कोई नहीं, उसको बार बार झकझोर रही है और इस चीज़ के बारे में बहुत सवाल पैदा कर रही है कि आखिर मेरा विवेक गया तो गया कहाँ गया, जिसके साथ मैं यहाँ तक आई, मेरे 1000 बुलाने के बाद भी मेरे साथ क्यों नहीं। तो सोचती कि एक काम करते हैं कि अब दूर तो नहीं गया होगा, बारिश भी बाहर है, जाहिर सी बात है कि सराय के अंदर ही होगा। हो सकता हो कि कमरा बदल गया हो। होता है कि आप किसी नई जगह पर जाओ, एक ही जैसे कईयों कमरे बने हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। उसको लगा कि शायद विवेक कंफ्यूज हो गया किसी कमरे में, तो हर वो कमरे में जाती है,
धप 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 आवाज़ करती है, लेकिन जैसे आवाज़ करे तो कोई खुले नहीं। अच्छा, सिटकिनी भी लगी है सब पे, बहुत टाइट सिटकिनी है। खोलने की कोशिश करती है तो देखा क्या, कोई दरवाज़ा खुल तो रहा है लेकिन वहाँ पर बड़ा अंधेरा है। अच्छा, उजाला हो तो आप कोई चीज़ देखो, ना आपके हाथ में लालटेन, ना लाइट, ना उजाला, ना कुछ। थोड़ी दूर पर और जाती है, ठप 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 ठप, दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा है। ये धक्का मारती हल्का सा, फिर देखती पूरा अंधेरा। ऐसे करते करते कि इसने 11 कमरे तक नहीं खोल डाले, लेकिन विवेक न जगधर कहीं पर कोई नहीं। ये जिस कमरे में जो उनको कमरा अलॉट था, उसके बगल वाले कमरे के ऊपर मंजिल पर 2 मंजिल बनी थी। ऊपर देखती है, चढ़ते चढ़ते जीने पर गई और जैसे ही दरवाजे पर धप 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 3-4 बार किया और एकदम से दरवाजा खोला। दरवाजा किसने खोला? क्योंकि दरवाजा खोलने के लिए भी तो अंदर से कोई होना चाहिए। ना तेज हवा है वहाँ पर, बारिश है लेकिन आंधी नहीं चल रही है, और आंधी भी ऐसी जिसकी दिशाएं अलग हैं, लेकिन आपके दरवाजे खोलने की जो दिशा होती है वो अंदर की तरफ होती है, ना कि ये। और धक्का भी आपने तेज मारा नहीं। उसने जैसे धप 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 किया, उसको पता था कि मेरे दम इतनी नहीं लगी दरवाजे पर, लेकिन दरवाजा खोला। और दरवाजा मजबूत थे, पहले लकड़ी के हुआ करते थे और उनको खोलने के लिए थोड़ी दम लगानी पड़ती, लेकिन दरवाजा पूरा खुल गया। तो देखती क्या कि अंदर हल्का सा उजाला है, हल्की सी जैसे कोई दीपक जल रहा हो। उस जले हुए दीपक के बगल में उसके विवेक का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। और विवेक का जो चेहरा है, जैसे किसी ने कूट कूट कर उसको अधमरा कर दिया हो। पूरा खून से लथपथ है उसका चेहरा। उसको पता है कि ये मेरा विवेक है। वो दीपक उठाती है और हल्का से इधर उधर देखती है। पूरे कमरे में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जैसे उजाला है, उजाले के ऊपर कितना दिखता है, बस इतना, बहुत ज़्यादा। तुम देखती है दीपक बहुत तेज, उसका सदमा जैसे ऐसा लगा कि इससे पूरा ज़मीन निकल गई पैरों से, अपना पति ख़त्म। भ्रम है या सच है कुछ पता नहीं। थोड़ा सा और इधर लेकर आती है और जैसे एक बार ऐसे लेके सांस से कुछ अजीब सी शक्ल आई। वो बड़ी अजीब सी शक्ल थी जो उसको सिर्फ एक ही बार दिखाई पड़ी। फिर बाद में दीपक को इधर लेकर जाती, वो अजीब सी डरावनी शक्ल जिसके चेहरे पर फफोले पड़े हों, वो उसको दिखाई नहीं पड़ रही है। बार बार इधर लेकर जाती तो सिर्फ इसको विवेक का चेहरा दिखाई पड़ता। वो फूट फूट कर विवेक के शरीर पर हाथ डाल डाल कर रो रही है। आज उसका सब लुट गया हो। वो विवेक को उठाए कैसे, ये बड़ी समस्या है। तो वो जगधर को आवाज फिर देती है कि कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। पता नहीं क्या किस्मत है इसकी, तेज है, लिखवा के लाई है, वो वही जाने। लेकिन बगल के कमरे से आवाज तो नहीं आती है। 2 आदमी आते हैं और एक लड़की। 3, अभी तक कोई नहीं निकल रहा था, लेकिन अब अचानक से 3 लोग निकले। बोले कि कौन हो, क्यों आवाज दे रही हो? शांति बोली, मेरे आदमी को किसी ने मार दिया, मेरी मदद करो। वो लोग वहाँ पर रहने आए थे, वो लोग रह रहे थे, रात का समय था। वो लोग भी ऐसे जैसे ये लोग निवास कर रहे हैं, वैसे ये लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं। रात का समय है, विवेक को निकालने जाएं। जैसे ही विवेक को निकालने जाते हैं, आप शॉक्ड हो जाओगे। ये चीज़ शांति को भी हैरान हो जाती है कि उस दीपक के उजाले से जैसे वो विवेक के चेहरे को देखने की कोशिश करती है, विवेक नहीं है वहाँ, बॉडी गायब। गायब। तो वो 3 बोलते क्या हो गया, पागल है क्या है, ठनका है क्या, कहाँ है, कौन विवेक, कहाँ से आई? तो उसमें से जो लड़की थी, वो जो 2 लड़कों के साथ एक लड़की आई थी, थोड़ा जैसे सभ्य थी। उसने सोचा कि हो सकता हो कि लड़की का भी मानसिक स्तर खराब हो, या कई लोगों को रात में चलने की बीमारी होती है। उसने सोचा कि आओ इसको कमरे में ही रख लेते हैं, यहीं पर आज रात में सोएगी, सुबह जो होगा देखा जाएगा। रात में उसको अपने पास लेटाती है और सुबह होता है, सब लोग जैसे नॉर्मल हो जाता है। और विवेक उसको दिखता है वहीं आंगन में, शांति को। शांति दौड़ती दौड़ती जाती विवेक के पास, तुम कहाँ चले गए थे रात में? तो बोला कि मैं जो है, जब तुम अंदर गई थी तो मुझे पता नहीं क्यों किसी ने ऐसा लगा कि मुझे बहुत तेज से डंडा मारा। वो डंडा नहीं था, वो ऊपर से कुछ गिरा, मेरे सर पे लगा बहुत तेज। तो मैं भागता भागता आया। मैंने सोचा कि जब तक तुम वहाँ हो मैं तुमको क्या परेशान करूँ। मैं आके जगधर को बताया और जगधर ने बोला कि यहाँ पर थोड़ी दूर पर वैद्य जी रहते हैं, वहीं पर इलाज करा लेते हैं। तो मैं वैद्य जी के सब थोड़ा सही करा ही रहा था, तब बारिश होने लगी और बारिश की वजह से हम लोग वहीं रुक गए। तो मैंने जगधर से बोला कि भैया, और जो शांति है वहाँ कहाँ कैसे रहेगी? जगधर ने बोला, भैया शांति बगल वाले कमरे में अपने रह जाएगी, काहे टेंशन ले रहे हो, आप अपने इलाज पर पहले फोकस करो। इसलिए मैं यहाँ पर चला आया।
सब कुछ नॉर्मल हो गया। विवेक और शांति सब मिल चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उस कमरे में भी जो 3 लोग रह रहे थे वो लोग भी बाहर आते हैं, सब लोग खाना वाना बनाते हैं। अच्छा, खाना भी बड़ा मस्त, एकदम चूल्हा वूल्हा जल रहा है, बिल्कुल खाना बनेगा, रोटी वगैरह। जगधर बोलता है कि भैया आप आज रुकोगे कि जाओगे? तो विवेक बोलता है भैया बस खाना वाना हो जाए, हम लोग जाते हैं। लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जैसे विवेक और शांति को कोई ना कोई उद्देश्य से इस जगह से दूर नहीं जाने का आदेश दे रही हो। बार बार विदेश और जो अपना विवेक और शांति है, इसको बार बार ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। तो लेकिन जगधर बार बार बोल रहा था कि चले जाओ चले जाओ, क्योंकि उसको भी ज़्यादा लोगों को रहना नहीं है, रखना नहीं है। क्योंकि जो सराय जी जिनका सरदार जी का उनका था, उनके भी लड़के बच्चे थे, उनको भी सब हिसाब देना होता था। अच्छा, रात के पहले ही ये बात है 4 से 5 बजे की, जो 3 लोग रह रहे थे उन्होंने बोला जगधर और शांति से कि आज रात तुम लोग और रुक जाओ यहाँ पर, पता नहीं कैसा क्या माहौल हो, और देख ही रहे हो कि बारिश वारिश ज़्यादा है, तेज़ है, बरसात है, पता नहीं कैसा हो, एक रात और रुक जाओ, जैसा होगा देखा जाएगा। ये वो जो रात है जिस रात के लिए विवेक और शांति ने रजामंदी दी है, कि वो रात शायद उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आज इस रात को कुछ उनके साथ ऐसा होने वाला है जिसके बाद इस पूरे समाज में विवेक और शांति का जो भी वाकया है सिर्फ यादों में रह गया। अच्छा, वो शाम का समय है, अभी रात हुई नहीं है। तो जगधर और ये विवेक और शांति और वो 3 लोग आपस में बैठते हैं। अच्छा, जो 3 लोग ये आए हुए थे ये भी दूर जगह से आए थे, तो बातें होती आपस में कि भैया तुम कहाँ से, तुम कहाँ से। तो वो बोलते कि हम शिकारी हैं, हम शिकार करने आए हैं, हम भ्रमण पर रहते हैं, और आसपास के जंगलों में जब भी कुछ ऐसा होता है कि कोई नया जीव जंतु होता है तो मैं उसको एक बार देखने जाता हूँ, या मुझे शिकार, एक कुल मिला के एक शिकारी थे, वो कुछ अपना तैयार कर रहे थे। क्या तैयार कर रहे थे वो तो शायद मुझे डिटेल नहीं पता, ज़्यादा जितना मुझे पता मैं आपको बता रहा हूँ। तो शिकारी का क्या सीन था कि शाम का वही समय होता है 5 से 6 बजे का, आपको पता है ठंडा का मौसम होता है, हल्का सा बारिश भी थमती है उस समय, तो थमी बारिश, और ये लोग अपना जंगल की तरफ निकल गए। जंगल की थोड़ी ही दूर पर एक गाँव है जो कि आजमगढ़ से संबंधित है। गांव का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उस गांव के अंदर कुछ तो अलग है, क्योंकि गांव में जितने भी लोग हैं वो किसी से बातचीत नहीं करते, सिर्फ गांव वाले हैं, काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और लेकिन जैसे कोई नया आदमी आ जाता है, पता नहीं उनको देखकर उनसे चिढ़न होती है या कोई बात होती है कि उनको मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। कोई नए आदमी को गाँव में नहीं आने देंगे। वो 3 के 3 लोग वो गाँव के अंदर गए, पता चला कि वहाँ बहुत सारे लोग कुछ हथियार उथियार लेके इनकी तरफ दौड़े होंगे, और दौड़ते इनको उसी जंगल के जहाँ पर ये सराय था थोड़ी दूर पर छोड़कर, जैसे कोई इलाका होता है कि इस इलाके तक छोड़ दिया, बाकी सारे के सारे भाग गए, वैसे गांव वाले थे। एक रेंज उनके दिमाग में होगी, वो दिख नहीं रही थी, उस रेंज के पहले ही वो जैसे रेंज आती है वो गाँव वाले वहाँ से रफा दफा। ये तीनों सोचे अचानक तो भागते भागते आ रहे थे, यहाँ तक छोड़कर वापस किससे गए? गुत्थी तो थी मन में, पर क्या था ये भी नहीं पता। वापस आए 6-7 बजे के आसपास, तो बॉन फायर यानी आग जलाई जाती है, आग जलाई गई। आग जलाते जलाते आपस में बातचीत कर रहे हैं, चाय वो बनाई जाती है, चाय उस समय बनती थी, चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते आपस में बातचीत कर रहे हैं। और ये जो 3 लोग अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि भैया आज हम लोग गए थे, पता नहीं कैसा गाँव था, वहाँ पर लोग किसी से बोलते नहीं, और जैसे ही मैं गया वहाँ सारे के सारे लोग मुझको मारने के लिए दौड़ने लगे। ये बात जैसे जैसे वो बता रहा था, अपनी डिटेल कर रहा था अपनी चीज़ को, ये बात सुनकर जैसे जगधर का पसीना निकल रहा हो। जगधर ने बोला तो तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे उसको कुछ पता हो। हाँ, जैसे उसको कुछ पता था गाँव के बारे में। तो ये पूछता है जगधर से कि क्या बात क्या है, क्यों नहीं जाना चाहिए? जगधर बोला बस बोल दिया ना, वहाँ पर मत जाना, अगर वहाँ पर गए जीवन प्रयत्न वापस नहीं आओगे, और तुम लोग मेरे लिए भी कहीं ना कहीं नाल हो जाओगे, मत जाना, अब अगली बार से मत जाना। पूरी रात बात में बीतती है, पूरी रात, आधी रात में 11-12 बजे तक, फिर साथ में सोने जाते हैं। सोने गए, इस रात में अच्छा कुछ नहीं हुआ, आराम से सोए, उठते हैं, चाय पानी नाश्ता होता है, तैयार होते हैं। इस बार विवेक और शांति यहीं पर रहने का मन बना लेते हैं, बोले 2-3-4 दिन अभी रुकेंगे यहाँ पर। सब लोग खुश हैं, जगधर भी को पता है 3-4 दिन रुकेंगे यहाँ पर। और वो 3 लोग इस बार फिर से उनके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे इस गाँव में जाना क्यों नहीं है अंदर, आखिर ऐसा है क्या, उस चीज़ को पता करना है। जगधर ने मना कैसे कर दिया? ये जो मनाही होती किसी के अंदर खरोसती है कि पता करके आओ, देखो होगा। ये लोग फिर वहाँ पर गांव में जाते हैं। गांव गए, जैसे आदमी ने उनके देखा, भागना चालू किया,
और ये फिर भागते 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 ये अपनी रूट भूल गए और शायद उन्हीं के इलाके में भाग रहे हैं, लेकिन भागते भागते इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है। फिर पता नहीं क्या हुआ कि एक ऐसी जगह आई, वहाँ से गांव वाले फिर वापस चले गए। इस बार ये थक बहुत ज़्यादा गए थे। वहीं थोड़ी दूर पर जैसे कोई मंदिर का शिवाला हो, उस मंदिर के शिवाले पर जाकर तीनों के तीनों बैठ गए, थकी हालात में। बहुत भागे हुए थे, बहुत देर से भाग रहे थे। उस शिवाले पर बैठे थे और उस शिवाले में ऊंचा एक स्थान बना हुआ था जहां पर से बहुत दूर का जंगल पूरा दिखाई पड़ता है। अच्छा। हाँ, कि ऐसा जंगल है, ये पेड़ हैं, बहुत ऊंचाई पर आप बैठो तो बहुत कुछ आपको दिखाई पड़ता है। ये लोग वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और बैठते बैठते ये निर्धारित करते हैं कि अपना सराय कहाँ पर है, क्योंकि अपनी जगह है, वो पहुंचना है। तो सबको दिखाया, ये देखो वहां पर है, चले चलो। वहीं बगल में हल्का सा तालाब सा है और तालाब के बगल में कुआं है। उस कुएं के अंदर एक बाल्टी लटक रही थी। उस बाल्टी में रस्सी लगी हुई थी, जैसे कि आप वहां से पानी भर सकते हो, पी सकते हो। इसका मतलब तो ये क्लियर था कि मंदिर में किसी का आना जाना तो था, क्योंकि बाल्टी लटकी है तो जरूर कोई पानी नहीं पीता होगा। इन लोगों ने पानी निकाला, पिए हुए, थोड़ा तैयार व्यार हुए, अपने आप को थोड़ा फ्रेश किया, चलना चालू किया और सराय उनको दूर से दिखा। उस सराय के अंदर आ गए और फिर वही शाम का 7 बजता है, फिर वही बॉनफायर बनता है, सब लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत, चाय की चुस्की होती है और ये फिर वही वारदात जगधर के सामने बताना चालू कर देते हैं। और जैसे ही जगधर को ये बात पता चलती है कि किसी मंदिर के ऊंचे टीले पर बैठे हुए थे, ये बात सुनकर जगधर बोला कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा। आज के दिन, आज की रात तुम सब के सब मारे जाओगे। अच्छा। यहाँ पर मत रुको, सबके सब भागो यहाँ से। कैसे तुम मेरे मना करने के बावजूद चले कैसे गए? जगधर के हाव भाव और बात करने का तरीका में बहुत ही बदलाव था। जैसे जगधर को वहाँ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ पता है जो शायद अगर वो बता भी दे तो बता ना सके। कुछ अजीब है। पूछते जगधर से, बताओ तो हुआ क्या है? जगधर बोलता है, मुझसे मत पूछो, बस ये समझ लेना कि आज की रात तुम लोगों की आखिरी रात है। अच्छा, शांति और विवेक थोड़ा भरोसा तो करते थे इनके ऊपर, लेकिन इतना भी भरोसा नहीं कर रहे थे कि क्या किसी जगह पर जाकर ऊंचे टीले पर बैठने पर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कितनी ये हंसी मजाक सी बात है। ये भी कभी होता है क्या? सिर्फ गया ही तो था मैं और जाकर मैं चला आया। ना मैंने किसी को मारा, ना मैंने किसी का लिया, ना मैंने किसी का करा। तो गर्व के साथ तीनों लोग वो और अच्छा विवेक, शांति लोग, सब लोग आराम से अपने अपने कमरे में जा रहे थे। बोले इस पागल है सब, चार इसको जाने दो जगधर, हम लोग लेटेंगे यहाँ पर, देखेंगे क्या होता है, ऐसे थोड़ी कोई मार देगा। तो शांति बोलती, विवेक से काम करो, बगल वाला जो कमरा है इन 3 लोगों के बगल वाला, और नीचे नहीं रहा जाएगा, जो ऊपर रहा जाएगा, ठीक है? बगल वाले कमरे में रह रहे हैं। अच्छा, विवेक जो है रात में इसमें आसपास चलने की इसकी आदत थी। रात में उठता था, थोड़ा टहल वहल के आने की आदत थी। तो 12 बजता है, 12-1 बजे की बात है। तो विवेक शांति आराम से लेटे हुए थे। तो विवेक उठता है, उसको रात नहीं लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी। समय बीतता जाता, उसको बार बार वही सब बातें याद आ रही थी जो बातें आज की शाम में हुई थी। विवेक उठा, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ टहलने लगता है। और जैसे बाहर की तरफ टहलता है तो उसको कुछ दिखाई पड़ता है कि जो बगल वाले दरवाज़ा है वो भी खुला है। तो खुला है तो उसको लगा कि शायद ये लोग भी कहीं बाहर निकले होंगे। अच्छा, बातचीत थोड़ी हुई, आराना हो ही गए, चलो पूछें, आपस में बातचीत करते, रात कटती रही, शायद इन लोगों के साथ बैठ जाए। तो देखा कि उनके घर के अंदर, यानी कमरे के अंदर कुछ तो गलत हो रहा था। जैसे कि वो 2 लोग उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे हैं। वो लड़की कौन थी, वो 2 लोग कौन थे, इस सब के बारे में बस इतना ही पता था कि ये सराय में रहने वाले आदमी थे, लेकिन असल में ये कौन थी कि किसी को नहीं पता। और वो लड़की चिल्ला रही हो, जैसे छटपटा रही है अपने आप को बचाने के लिए। विवेक जाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है और जैसे वो बचाने के लिए हाथ लगाता है, और वो जो 2 लोग थे ना, वो 2 इंसान नहीं थे। उनकी इंसानों की जो शक्लें थी वो बदलना चालू हो गई। अच्छा। वो अब इंसान नहीं बचे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई आ गया हो, कोई नई शक्ति, कोई नई ऊर्जा जो बहुत ही डरावनी है, जिसको देखने मात्र से किसी इंसान को बेहोशी आ जाए। लेकिन विवेक मजबूत दिल का आदमी था, उसको इतनी जल्दी बेहोशी नहीं आ सकती। वो जाता है और उन दोनों के साथ जैसे लड़ाई करी जाती, फाइट करी जाती, वो वैसे करता है। विवेक कोशिश तो बहुत ज़्यादा करता है कि उस लड़की को बचा ले जाए, लेकिन शायद उसके उठने में देरी हो गई और वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। उन दोनों लोगों ने उस लड़की को ख़त्म कर दिया था। विवेक देखता है कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं,
उसकी सांसें नहीं चल रही थी। और ये जो दो इंसान थे, जो कि अब इंसान नहीं लग रहे हैं, जैसे कि कोई आत्मा हो, जैसे कि कोई बहुत समय का भूखा भूत हो, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति उस बेचारी लड़की से कर रहा हो। विवेक उनके सामने हार जाता है और वो उसको, विवेक को पकड़कर ऐसे दीवार में घसीटकर ऊपर की तरफ लड़ाते हैं। विवेक इसमें बेहोश सा हो जाता है। बड़ी देर के बाद विवेक उठता है और जैसे विवेक उठा, आंखें खोली तो देखता है कि कोई वहां पर नहीं है। दोनों के दोनों गायब है और वो लड़की की लाश बगल में पड़ी है। और लड़की जो है अर्धनग्न अवस्था में, जैसे किसी ने नाखूनों से उसको खरोचा हो। उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ खरोचने के निशान, खून के निशान, पूरे जो जहां पर नीचे पड़ी थी सिर्फ खून खून पड़ा हुआ था। बाल जैसे किसी ने नोच रखा था। विवेक उठता है हड़बड़ाया हुआ हालात में। उसको समझ में नहीं आता करे तो करे क्या करे। होता है कि जब आप ऐसी अवस्था में कुछ चीज़ आप देख लो और आपको बोलने की इच्छा भी हो, कुछ चिल्लाने की इच्छा भी हो, आपकी घी बंध जाती है, जैसे कुछ निकल नहीं रहा हो, आवाज़ नहीं निकल रही है। बताना बहुत कुछ चाह रहे लेकिन बस ये हालत थी विवेक की। बगल वाले कमरे में जाता है और शांति बगल में लेटी है। उसके बगल में लेटता है और बहुत अपने हाथों को उठाकर जैसे शांति को जगाने की कोशिश कर ही रहा था, वो कर नहीं पाया। बहुत कुछ बताना भी चाह रहा है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। तो आराम से उसको पता नहीं आंखें बंद करता है और ये वहीं पर सो जाता है। ये बात वही 2 से 3 बजे की है। शांति की आंख खुलती है। क्यों? क्योंकि उसके जो हाथ से ये बगल में कुछ गीला गीला सा लग रहा था। क्या गीला गीला लग रहा है? पानी भी नहीं है। तो देखा कि बगल में कुछ तो है अजीब सा। लाइट जल रही हो तो कुछ दिखाई पड़े, चिपचिपाया कुछ। सोचा कि जो विवेक है वाशरूम करने गया होगा तो हाथ में पानी वानी होगा या बैठ गया होगा, तो वही पानी है। तो विवेक से बोलती है थोड़ा सही से लेटो यार। उसको थोड़ा धक्का देके उधर कोने में करती है, अपना बगल में करवट मार के लेट जाती है। अच्छा, विवेक को सब कुछ सुनाई पड़ रहा था, बस वो आवाज़ से बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है शांति, शांत हो जाता है विवेक। रात गहरी हो जाती है। ये 3:15 या 30 मिनट का आसपास का कुछ समय है। विवेक ऐसे हाथ मारता है जैसे कि उसको अब आभास हो रहा है कुछ अब बोल सकता है। उसके शरीर में दम आने लगी है, उसके हाथ पर काम कर रहे हैं। उसने हाथ ऐसे मारा कि शांति हो, लेकिन शांति नहीं है। शांति कहाँ गई? शांति शांति है नहीं। शांति कहीं गई? थोड़ा सा जैसे 4 साढ़े 4 बजे का समय ना हो, वहां पर एक आवाज आती है। वो आवाज क्या है? बहुत गूंज रही है, जैसे कि कोई नीचे से आवाज दे रहा हो। अजीब अजीब सी आवाजें हैं। तो उसको लगा कि हो सकता है कि शांति है, जैसे आ रही होगी, कहीं बाहर गई, वाशरूम आ जाएगी, लेट जाएगी, लेकिन वो आती ही नहीं है। बहुत देर से थका हुआ आदमी और इतना सब कुछ जब देख लिया हो ना, तो उसके अंदर थकान हो जाती है। फिर उसको नींद आ जाती है और नींद आके उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसको अब होश नहीं कि शांति है कहाँ, आएगी कि नहीं आएगी। फिर थोड़ी देर के बाद इसकी आंखें खुलती हैं। अभी 20-25 मिनट भी नहीं बीता भैया, आंखें खुली और आंखें खुलते क्या सुनता है कि किसी की आवाजें आ रही हैं। 1 2 3 4 5 108 112 3000 3500, ये बस सुन रहा है आवाजें। और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उठकर एक बार देखे कि है क्या। उठा, जब तक इसकी हिम्मत हुई, और उठता है, देखता क्या है कि दरवाजे के जस्ट बगल में शांति की लाश पड़ी है और एक अजीब सी कोई आकृति है, बहुत ही बेहूदी। लंबे लंबे से बाल, बड़े बड़े से नाखून, शरीर सा नहीं, जैसे किसी जानवर का शरीर हो। मुंह अजीब सा है, दांत नहीं है। बाल पकड़ती है, शांति के शरीर का एक निकालती है, एक अपने सर पे लगाती है, 2 सर पे लगाती है, 3 सर पे लगाती है। वो बार बार बालों को निकालती है और उसको लगाती है। उसके दिमाग काम नहीं करा। मेरी वाइफ शांति मरी हालात में नीचे पड़ी है और कोई उसके बालों को निकाल के लगा रहा है। और जैसे उठता है, चिल्लाता है, आगे बढ़ता है कि वो वहां से गायब। अब उसकी पत्नी के शरीर पर एक भी बाल नहीं है, मतलब सर पर जैसे सब चुन गए। उसकी जो शक्ल शांति की है ना,
वैसी नहीं बची जैसे जवान हो, जैसे कोई बुजुर्ग महिला पड़ी हो। देखने में शांति लग रही है, लेकिन असल में ऐसा जैसे कि 65 साल की कोई बुजुर्ग महिला। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक जवान महिला जिसके साथ आप शादी ब्याह रचा के यहाँ तक आए हो और अचानक से वो 65 साल की दिखने लगे। ये बड़ी अजीब सी विडंबना थी। तो विवेक हिला के देखता है तो शांति की नब्ज नहीं चल रही है, शांति खत्म हो चुकी है। उसको ये सब कुछ बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कोई इंसान जो 3 मेरे साथ थे उसमें से एक लड़की का 2 बलात्कार कर रहे हैं, दोनों के दोनों अब आत्मा हैं, दोनों के दोनों अजीब हैं, वो मुझे दिखे नहीं, लड़की भी खत्म है, पत्नी इस हालत में है। 5 बज जाता है धीरे धीरे सब चीज़ों को करते करते। 5 बजता है, सूरज की किरण हल्की हल्की सी छन छन कर कमरे के अंदर आ रही होती है। उस बीच में बगल वाले कमरे को खोलता है, देखता है कि वो लड़की अभी भी वैसे ही मरी हालात में पड़ी हुई है और 2 लोग कहाँ गए कोई भरोसा नहीं। आज कौन खत्म हो गया कुछ पता चला आपको? शांति भी खत्म, कोई इनके यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये बच्चा है। ये वही 5 बजे का समय है जब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, जैसे कि जगधर को बुलाने की कोशिश हो। तो देखा है कि जगधर भी मरी हालात में वहां पर पड़ा है। जगधर को जैसे किसी ने बहुत बेढंगे तरीके से मारा हो। तरीका मारने का ऐसा ही है उसका बिल्कुल कि किसी ने उसके शरीर में से जो अंग थे उनको खरोंच कर निकाला, और वो भी आज एक बुजुर्ग के जैसा लग रहा है, जैसे कि 65 साल का कोई बुजुर्ग इंसान वहां पड़ा हो, उसके भी सर में कोई बाल नहीं। ये आखिर हो क्या रहा है इस सराय के अंदर, जहां पर जो मर रहा है उसके सर पर कोई बाल नहीं है और उसकी हालात जो जवानियत थी वो खत्म होकर बुढ़ापे में बदल रही है। ये बात विवेक को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ तो हुआ, आखिर ऐसा हुआ क्या यहाँ पर। इस बात को जानने के लिए कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि इस सराय में आखिर ऐसा है क्या। ये सारी लाशों को ले जाकर वहां पर थोड़ी ही दूर पर एक इंसान है जो पता नहीं कुछ शायद खेती किसानी या जंगल में किसी काम से आया होगा, इसका डिटेल मेरे पास नहीं, लेकिन आया था। वो मिलता है विवेक से और विवेक से बातचीत करते दौरान ये बताता है कि सराय में रुकना तुम्हारी भूल थी दुनिया में सबसे बड़ी, क्योंकि सराय में रहने वाला कोई इंसान आज तक जिंदा नहीं बचा। और जिन इंसानों को तुम मृत्यु हालात में देख पा रहे हो ये भी इंसान नहीं तुम्हारे। ये जो लड़की है जो शांति तुम्हारी पत्नी के रूप में, ये तुम्हारी पत्नी भी नहीं है, ये सराय की ही मालकिन है जो बहुत समय पहले यहाँ पर मरी हुई थी और मरने के बाद ये कहीं दूर दराज में जाती है, नए विवाहित जोड़ा यानी किसी नए मर्द का तलाश करती है और उसके साथ शादी रचाती है और उसको घुमाने के बहाने इस सराय में लेकर आती है और सराय में लाकर ऐसी हालात पैदा करती है जिसके तुम साक्षात गवाह हो। तो विवेक अपने बातों में ऐसा लग रहा पता क्या रहे हैं, जैसे कि कोई एक नई कहानी को कर रहा हो। अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप मत बताइए, विवेक बोलता है, लेकिन कम से कम मुझे कंफ्यूज तो मत करिए। ये क्या बात कर रहे हो? मेरी पत्नी है, शादी हुई है, पूर्ण रूप से मैंने शादी विवाह रचाया है, रिश्तेदारों की रजामंदी में, अपने परिवार की रजामंदी में अब शादी हुई है, और मेरे रिश्तेदारों के जो संपर्की रिश्तेदार थे उनकी बिटिया थी, उनसे शादी हुई है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी भला हो सकता है क्या? बोला नहीं हो सकता तो मैं तुमको प्रमाण देता हूँ। आज की रात तुम यहाँ पर सराय में रुको और आज मैं भी आता हूँ और मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये लोग थे कौन। विवेक को ये बात जैसे उस अनजान आदमी ने बताई, विवेक को थोड़ा सा तो भरोसा हुआ और थोड़ा सा डर भी लगा। क्या सच में ऐसा हुआ था? वो अपनी पुरानी यादों को लेने लगा। बार बार उसकी वाइफ पता नहीं क्यों यही बोला करती थी विवेक से कि चलो ना कहीं घूम कर आते हैं, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक तो मुझे हमेशा माँ बाप ने रोका, कभी बाहर नहीं जाने दिया। मेरा सपना था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पति के साथ पूरी दुनिया घूमूंगी। हालांकि विवेक घुमक्कड़ था, पर इतना भी नहीं कि किसी दूर जगह पर चला जाए, वो भी तंग हालात। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस तरीके के मामले आ रहे हो, कोई आए ना आए दिन कहीं पर बम विस्फोट हो रहा हो, कहीं किसी को मार दिया जा रहा हो, और वो आजमगढ़ का वो इलाका जहाँ वैसे ही तैनातगी बहुत ज़्यादा रहती थी और तंग माहौल में क्यों आखिर उसको जाना था। ये बार बार उसके सपनों में, सपने क्या मतलब दिन में भी इंसान सपने देखता है, बार बार यादें आ रही थी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कभी तो वो अपने ऊपर शक करता, कभी उस इंसान पर शक करता। शक की एक ही दवा है, बस एक वो दवा है कि साक्षात्कार हो जाए एक बार किसी इंसान की बातों से, क्या वो सच कह रहा है या गलत कह रहा है। लाशें जला दी जाती हैं, वो आदमी आने का इंतजार करा जाता है। रात का समय है, धीरे धीरे 7 बजे 8 बजे 9 बज गया, लेकिन आदमी आया नहीं। तो उसको लगा कि आदमी झूठ बोल रहा था मुझसे, विवेक को, ये मुझे ऐसा क्या दिखा देगा।
9 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात है। उस सराय की थोड़ी ही दूर पर कोई खड़ा था काले कपड़ों में। उसके गले में जैसे कि जो किसी छोटे जानवर के मरे हुए मुंड जो होते हैं, जैसे कंकाल होता है, उसको उसने गले में धारण कर रखा हो। एक अजीब विशालकाय और विनाशकारी जैसा उसका शरीर लग रहा हो, और हाथों में कुछ कमंडल सा है, और कुछ एक बड़ी सी बग्घी जैसे वो होता है बोरी जैसी प्लास्टिक का, उसमें कुछ सामान वामान जैसे रखा हो, वो लिया हुआ खड़ा है। और वो धीरे 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 सराय की तरफ चलना तब चालू करता है जब विवेक उसको देख लेता है। वो नजदीक आता जा रहा है और विवेक इस अनजानता में कि है कौन, इस कसमकस में डूबा है। धीरे धीरे नजदीक आया तो देखा कि ये वही इंसान है जो मुझे मिला हुआ था और जो मुझे बेतुकी बातें बता रहा था कि मेरी पत्नी नहीं है, ये सराय की मालकिन थी, और ये तांत्रिक के भेष में यहां पर क्या कर रहे हैं। तो बात करता है कि आप कौन? बोला कि मेरे बारे में मत जानो, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो शायद बड़ी लंबी रात हो जाएगी, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूं यहां का। मैं सराय के आने वाले जो भी लोग हैं, जो बचता है, अगर मेरी नजर में पहले आ गया तो मैं उसको बचाता जरूर हूं। मैं पहले आने वाला था, मैं तुमको और तुम्हारी पत्नी को बचाता अगर सच में होती तो। जब वो पत्नी ही नहीं थी तो मैं बचाता किसको? लेकिन अब मैं तुमको दिखाने वाला हूं कि क्या सच में यह सब होता है कि नहीं होता है। उस सराय में सारे कमरों के दरवाजों को खोल दिया जाता है। हर एक कमरे को खोलने के लिए वो अनजान आदमी और विवेक जाते हैं। जगधर भी वहां पर रहने वाला कोई इंसान नहीं था, वो भी आत्मा थी, ऐसा कहना उस आदमी का था जो तांत्रिक के रूप में वहां पर आया है। तो तांत्रिक अपनी शक्तियों का आह्वान करता है और वहीं पर एक जगह को सफाई करता है। कुछ एक पानी है उसके पास, शायद अमृत जल हो या गंगा जल हो, उसे छिड़काव करता है। छिड़काव का एक ही कारण है कि वहां पर स्वच्छता का आगमन हो। उस समय पूर्णिमा की रात थी, वो चांदनी हल्की हल्की सी रात जब जंगल में पड़ती है, वो चांद की हल्की हल्की रात जो सराय के सारी दीवारों को बहुत साफ तरीके से आपको दिखाई दे, कुछ ऐसा महसूस। और जो जंगल है उसका एक एक पेड़ साफ दिखाई पड़ रहा हो। पूरा जो जगह थी जो खाली थी, वहां पर वो अपने तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए तैयार है। उसने अपने बैग से जो भी उसकी बोरी थी ऐसे से निकालता है तो 4-5 किसी मरे हुए इंसान के कंकालों को रखता है। उसका दावा है कि ये वो कंकाल हैं जो यहाँ के रहने वाली एक मालकिन का भी है इसमें। अब ये कितना सच है ये तो बाद में ही पता चलेगा। सिंदूर बिछाया जाता है किनारे किनारे, कई सारे दीपक जलाए जाते हैं, अग्नि का वहां पर जलाया जाता है, और बगल में बोला जाता है कि तुम यहां पर लेट जाओ, और जब तुम लेटोगे जो जो मैं तुम्हें कहता जाऊं वो चीज तुम महसूस करते जाना, और जैसे जैसे तुम्हें महसूस हो डरना नहीं, क्योंकि हर वो आत्मा, हर वो एक एक इंसान, जो इंसान तुम्हें दिखा था पहले वो उसी रूप में दिखेगा, फिर अपने बदलते रूप में, अपने असली रूप में दिखेगा। बाबा भाई क्या बात कर रहे हैं। लेकिन विवेक को धीरे 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 तांत्रिक की बातों पे, उसकी वसीभूत क्रिया पर जैसे भरोसा सा होने लगा। वो तांत्रिक को बोलता है ठीक है बाबा। एक जमीन बिछाई जाती है, उसी जमीन पर बगल में लेट जाता है जहाँ पर तांत्रिक क्रिया है। सब दीपक वगैरह सब रखे हुए हैं, कंकाल निकाले रखे हैं, 4 आह्वान भी करे जा रहे हैं कई सारे मंत्रों से, और विवेक वहाँ पर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अनजान आदमी यानी तांत्रिक विवेक के कान में जाकर बोलता है, एक एक करके अपने शरीर के जितने भी वस्त्र धारण करे हो सब उतार कर बाहर फेंक दो। सब बाहर। नग्न अवस्था में विवेक वहां पर पड़ा है। कुछ चंदन सा उठाता है, कुछ सिंदूर से उठाता है, एक भस्म मारता है ऐसे उसके शरीर पर, तो उसके आंख के किनारे किनारे जैसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा हो, काला सा दिख रहा हो। अपनी आंखों को खोलता है कि लगातार अपने मंत्रों को वहां पर उच्चारित करता जाता है, मंत्र उच्चारित करता जाता है, मंत्र उच्चारित करता जाता है, और विवेक के शरीर में जैसे कोई फड़फड़ाहट की महसूस होने लगे, फड़फड़ाने लगे शरीर। विवेक अपने शरीर पर संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर पर उसका कोई काबू नहीं, जैसे कि उसके शरीर के अंदर कोई आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बार बार उसको कोई शक्ति बाहर से रोक रही हो। तांत्रिक का कहना है कि वो जो शक्ति है वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी, लेकिन मैं अपने कवच के माध्यम से तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। सिर्फ मैं तुमको इस चीज का एहसास दिलाऊंगा कि आने वाले इस सराय के अंदर जो जो भी इंसान थे वो थे कौन और तुम्हारे लिए कौन थे। थोड़ी देर के बाद मंत्रोच्चारित मंत्रोच्चारित मंत्रोच्चारित, और विवेक के सामने आंखें खोलता है, एक शकल दिखाई पड़ती है। ये शकल उसकी पत्नी की है, जो बार बार
विवेक से बोल रही है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। एक ही रट को वो बार बार लगातार बोलती चली जा रही है। थोड़ी देर में जैसे वो शकल ही बदलती जा रही है, दांत बड़े होते जा रहे हैं, शकल बड़ी धुंधली सी होती जा रही है। जवानी से वो बुजुर्गियत, जो जवान पत्नी और जो बुजुर्ग पत्नी जो उसने मरी हालत में देखा था, वहां से वो बदलता पूरा स्वरूप देखता है। और उस बुजुर्ग के ऊपर जो हल्की स्किन होती है ना, वो भी उतर कर कंकाल के रूप में अपनी पत्नी को देखता है। जब उसकी आंखें हैं नहीं, सिर्फ एक गड्ढे बने हैं, जैसा कंकाल होता है, सिर्फ दांत दिखाई पड़ता है। वो उसको देखता है और एकदम से डर जाता, बड़ी तेज से ऐसे मारता है। वो जम से जैसे लगा कि वो दूर जाकर गिरी हो। और ये बात सुनकर तांत्रिक बिल्कुल पागल हो गया। क्या कर दिया तुमने, क्यों मारा? ये तो मेरा आदेश नहीं था, सोचना चाहिए था पहले। तंत्र की क्रियाओं में विघ्न डालता है बालक, गलत कर दिया। तेरी इस हरकत की वजह से मुझे भी शायद अब मुझे मृत्यु तरीके से न मिले। वो जैसे पागल हालात में तांत्रिक हो गया, जैसे तांत्रिक को ये नहीं करना था विवेक को। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब लगातार आत्माएं आती चली जा रही हैं, वो आत्माएं अपना स्वरूप बदलती चली जा रही हैं। घेर घेर कर आत्मा, एक नहीं, कम से कम नहीं 20 से 25 आत्माएं वहां पर आ गई। तांत्रिक की क्रिया का जो विघ्न पड़ गया ना भैया, वो उसका तोड़ नहीं था तांत्रिक के पास। 2-4 आत्माएं जैसे एक साथ आती हैं और तांत्रिक का गला दबाना चालू करती हैं। और वो जो आग जल रही थी ना, वो आग का डंडा उठा के जैसे तांत्रिक को मारा तो पूरा तांत्रिक वहीं पर जलने लगा और तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। जिंदा हालात में कोई इंसान वहां जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये बात बड़ा भयावह हो सकता है विवेक के लिए। इतनी आत्माएं और किसी जिंदा इंसान को जलते हुए विवेक ने पहली बार देखा है। विवेक अपने आप को बचाने के लिए उठता है, अपने शरीर पर थोड़ा सा कंट्रोल आता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। वो जंगल की रास्ता, वो सड़क और दूर पर सराय, जहां पर इतना कुछ हो चुका है, लगातार भागते 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 वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जान बचाए तब जब अपनी जान बचाने का कोई उसके पास युक्ति हो। कहा जाता है कि वो जो विवेक था वो वहां से भागता है और भागते 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 सुबह हो जाती है और वो बच जाता है, अपने आप को बचा लेता है। लेकिन ये जितनी भी चीजें उसके साथ वारदात घटी है, उसको जीवन पर्यंत कभी भुला नहीं पाया। ये बड़ा होता है, परिवार संभालता है, लेकिन कभी भी किसी को उस आजमगढ़ की तरफ जाने के लिए हमेशा मना करता रहा। और कभी भी इससे जब भी कोई चीज पूछता कि आजमगढ़ आखिर क्यों नहीं जाना चाहिए, तो यह स्टोरी उसको सुनाता। और इसी बीच में एक और आदमी था जो विवेक की इस पागलपन को बोलता था कि ये बेवकूफ है, कुछ भी बोलता है, उसकी बात को नहीं मानता है। उसकी भी नई नवेली शादी होती है और वो भी आजमगढ़ के लिए हनीमून के लिए निकल लेता है।